कल्पना कीजिए कि एक ऐसे महान देश की जिसे प्रकृति ने करोड़ों सालों में तराशा और जिसे पाने के लिए दुनिया ने अपनी जान दांव पर लगा दी। यह सिर्फ एक भूखंड नहीं था, बल्कि सोने की चिड़िया और मसालों का वह स्वर्ग था जिसका सपना पूरा यूरोप देखता था। आज हम भारत के उस अद्भुत सफर पर चलेंगे जो पेंजिया से टूटने से लेकर वास्को डिगामा के तूफानी समुद्री सफर तक फैला हुआ है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारा विशाल भारत भौगोलिक रूप से कैसे बना है और फिर दुनिया ने समंदर का सीना चीरकर इसे कैसे खोजा। हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो के हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 225 मिलियन साल पीछे जाकर कि गोंडवाना लैंड और भारतीय भूखंड के जन्म को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे 9000 किलोमीटर के महासफर के बाद महान हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि 15वीं सदी के यूरोप चलेंगे जहां मसालों की भूख ने राजाओं की रातों की नींद उड़ा रखी थी। फिर हम वास्को डी गामा की उस खौफनाक समुद्री यात्रा और राजा जामोरिन के वैभव के गवाह बनेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे महान खोज भारत के लिए गुलामी और फिर आजादी का एक नया अध्याय लेकर आई। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिटेल से समझेंगे भारत की खोज के विषय में और भी बहुत सारी चीजों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो कि आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले की बात है। हमारी धरती का नक्शा आज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आज आप हमारी पृथ्वी का नक्शा देखते हैं वो ऐसा नक्शा बिल्कुल भी पहले नहीं था। सारे महाद्वीप पेंजिया नामक एक विशाल हिस्से से जुड़े थे, अर्थात जितने भी आज महाद्वीप हैं, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी एक पेंजिया नामक विशाल हिस्से से जुड़े थे। धरती के गर्भ में उबलते लावा और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से यह महाखंड टूटने लगा था। जितना भी ये बड़ा हमारा खंड था ये धीरे धीरे टूटने लगा और दो हिस्सों में बंट गया। अर्थात पहले पेंजिया नामक एक ही था हिस्सा, उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स और पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा ज्वाला उबल रहा था जिस कारण से ये दो पार्टों के अंदर टूट गया। जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम गोंडवाना कहते हैं। वहीं पे समय के साथ प्रकृति ने एक और करवट ली। गोंडवाना के भीतर गहरी दरारें पड़ने लगी और जो गोंडवाना था इसके अंदर भी भारत जो है गहरी दरारें पड़ने लगी और यह भी कई टुकड़ों के अंदर टूट गया। आप समझो कि पहले पेंजिया था वो दो पार्टों के अंदर टूटा, गोंडवाना और गोंडवाना भी जो है उसके अंदर दरारें पड़ने लगी और ये भी कई पार्टों के अंदर टूट गया। यहीं से भारतीय भूखंड ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और उत्तर दिशा की ओर अपनी ऐतिहासिक महायात्रा की शुरुआत की। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो भारत का यह विशाल टुकड़ा करोड़ों सालों तक समुद्र के सीने को चीरता हुआ अकेले ही उत्तर की तरफ खिसकता रहा। अर्थात जो ये पृथ्वी का टुकड़ा था छोटा सा भारत जिसको हम कहते हैं, ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ समुद्र के पानी को चीरते हुए धीरे धीरे एक तरफ ये उत्तर की तरफ जा रहा था। इस लंबे सफर के दौरान भारतीय प्लेट यूरेनियम और हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी जहां धरती जो है फाड़कर भयंकर ज्वालामुखी लावा बाहर निकला। अर्थात तो इसके अंदर क्या था, हॉटस्पॉट ऊपर की ओर गुजरी जहां धरती जो है फाड़कर अर्थात इसमें से बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकलने लगा। इसी उबलते हुए लावे ने जमने से डेक्कन ट्रैप और हमारे खूबसूरत पश्चिमी घाटों का निर्माण हुआ जो आज भारत की जलवायु तय करते हैं। अर्थात जो ज्वालामुखी निकला था उसी ने हमारे जो है टेक्टन ट्रैप्स और हमारे खूबसूरत पश्चिमी घाटों का उसने निर्माण किया। इसी भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट और एक उल्का पिंड के गिरने से भारत में रहने वाले डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी उठा और एक ऐसा यहाँ पे उल्का पिंड जो गिर गया पृथ्वी पर या भारत पर, तो इस कारण से भारत में जो बहुत सारे डायनासोर वगैरह रहते थे वो भी यहाँ पे नष्ट हो गए। लेकिन भारत की रफ्तार नहीं रुकी। लेकिन भारत क्या था, वो नहीं रुका। वह हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की अविश्वसनीय गति से एशिया की तरफ तेजी से बढ़ता रहा। अर्थात एक साल के अंदर वो 15 से 25 सेंटीमीटर तक हर साल बढ़ता चला जा रहा था। अब इस प्रकार से लगभग 9000 किलोमीटर के यह अद्भुत सफर तय करने के बाद
करीब 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराए। अर्थात भारतीय जो प्लेट थी वो किससे टकराता है? यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा जाता है, जो कि 9000 किलोमीटर की यात्रा करता है 5000 करोड़ किलोमीटर में। यह कोई साधारण टक्कर नहीं थी। दो विशाल प्लेटों के इस महासंग्राम से धरती की सतह सिकुड़कर आसमान की तरफ वो उठ गई। अर्थात पृथ्वी की जो टकरी थी वो क्या, जब टकराती है यूरेशियम से तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है। इसी भयानक टकराव के गर्भ से जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे, अजय और महान पर्वत शिखर, जिसको हम हिमालय कहते हैं। इसी हिमालय की जमी हुई बर्फ पिघलने से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों का जन्म हुआ, जो आज हमारी सभ्यता की सांस बनी हुई है। प्रकृति ने अपना काम कर दिया। नदियां, पहाड़ और उपजाऊ मैदान से सजा एक अभेद और समृद्ध भारत अब दुनिया के सामने बन गया। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति ने काम किया, प्रकृति ने पहाड़ों का निर्माण कर दिया, नदियों का निर्माण कर दिया, अर्थात बहुत सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर आ गई। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब समय का थोड़ा सा और पहिया घूमता है और हम आते हैं 15वीं सदी के यूरोप में, जहां कड़ाके की ठंडी में लोगों को उबला और बेस्वाद मांस खाना पड़ता था। अर्थात लोग यहाँ पे क्या खाते थे शुरुआत में, तो अर्थात बिना उबाला हुआ और मांस को ही खाते थे, जो बहुत ही ठंडे मौसम में रहते थे। इस मांस को लंबे समय तक सड़ने से बचाने और उसमें स्वाद डालने के लिए उन्हें एक जादुई जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी, और वह थे भारतीय मसाले। अर्थात जो यूरोप के लोग रहते थे वो मांस को खाते थे, और वो लेकिन मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनको मसालों की जरूरत थी, और इस मांस को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए और स्वाद में बदलने के लिए मसालों की जरूरत थी, जो कि मसाले भारत के अंदर थे। लेकिन भारत तक पहुंचने का जमीनी रास्ता अरब के व्यापारी जो थे, व्यापारियों के नियंत्रण में था, और रास्ता भी जो था वो अरब के व्यापारियों के पास था, जो यूरोपियनों से इन मसालों के बदले में सोने के भाव कीमत वसूलते थे। बीच में उसानिया साम्राज्य जैसी विशाल दीवार खड़ी होने के कारण जमीनी रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, जिसने स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं को बौखला दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही आखिरी और खौफनाक रास्ता था कि समंदर का सीना चीरकर भारत तक पहुंचने का एक नया जल मार्ग खोजना। अर्थात यूरोप के लोग जो थे वो सोचते थे कि भारत जाए, वहां से मसाला लाएं, व्यापार करें, तो इस कारण से वो समुद्री रास्ते पे अब निर्भर हो चुके थे। और उस दौर में समंदर एक ऐसा क्रूर हथियार था जिसके बारे में कोई सटीक नक्शा या दिशा बताने वाला आधुनिक यंत्र मौजूद नहीं था। लेकिन उस समय जो था समुद्र में कोई ज्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कैसे उसमें यात्रा करना है, किस दिशा में हमें जाना है, इसके विषय में कोई भी उस समय जानकारी नहीं थी। और नाविकों में काफी ज्यादा खौफ था, और दुनिया जो थी वो चपटी थी। अगर वे समंदर में ज्यादा दूर गए तो किनारे से नीचे एक अंततः खाई में गिर जाएंगे, या समुद्री राक्षस उन्हें निगल लेगा। इसी डर और मौत के साए के बीच पुर्तगाल के एक जिद्दी और सनकी नाविक ने राजा से कहा कि वह मौत के मुंह से भी भारत को खोज कर लाएगा। अर्थात एक ऐसा सनकी बना जो सोच रहा था कि पुर्तगाली था कि चलो हम जाएंगे, देखेंगे, चाहे हमारी मौत भी हो जाए, फिर भी हम भारत को खोज के लाएंगे। इस नाविक का नाम था वास्को डी गामा, जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं बल्कि हर हाल में जीतने का एक पागलपन था। 8 जुलाई 1497 को हजारों रोते बिलखते लोगों के बीच वास्को डी गामा अपने जहाजों के साथ इतिहास की सबसे खौफनाक महायात्रा पे निकल पड़ा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यात्रा शुरू होते ही अंटार्कटिक महासागर ने अपना खूंखार रूप दिखा दिया। लहरें 10 मंजिल पानी की इमारत की तरह जहाजों पर टूट रही थी। महीनों तक ताजा खाना और विटामिन न मिलने से नाविकों के शरीर में भयानक बीमारियां फैल गई, दांत टूटने लगे और जहाज तैरते जो होते मुर्दा घर बन गए। अतः समझो कि जब बहुत समय तक वहां खाना नहीं मिल रहा था, प्रोटीन नहीं मिल रही थी, तो वहां पे लोग काफी ज्यादा बीमार होने लगे, और डरे हुए नाविकों ने वास्को डी गामा के सामने बगावत कर दी
और वापस लौटने की भीख मांगी, लेकिन उस सन की कप्तान ने दिशा बताने वाले यंत्र ही समंदर में फेंक दिए। अब उसने क्या सोचा, चलो हम यंत्र ही फेंक देते समुद्र में तो हम चलेंगे कैसे। अंततः वे अफ्रीका के उस सबसे निचले सिरे पर पहुंचे जिसे तूफानों का अंतर्द्वीप कहा जाता है, जहां समंदर ने जहाजों को खिलौने की तरह उछाल दिया। लेकिन वास्को डिगामा ने जहाज का पहिया मजबूती से पकड़ रखा। उसने उस खौफनाक तूफान को भी हरा दिया और एक नए समंदर हिंद महासागर में प्रवेश कर दिया। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो अफ्रीका के मालदीव तट पर मौत को चकमा देकर पहुंचे इन फटे हाल नाविकों की मुलाकात एक स्थानीय नाविक से हुई जो समंदर का असली उस्ताद था। उसने पुर्तगालियों को तारों की स्थिति और मानसून की हवाओं का वो विज्ञान समझाया जिसने उनके फटे हुए बालों में नई जान फूंक दी। और फिर आई 20 मई 1498 की वह जादुई सुबह जब हवा में काली मिर्च और चंदन की नशीली खुशबू तैरने लगी। धुंध छटी और उनके सामने नारियल के ऊंचे पेड़ों से सजा भारत का पश्चिमी तट काली कट अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। जमीन पर कदम रखते ही नाविक फूट फूट कर रोने लगे। वे मौत को हराकर आखिरकार मसालों के स्वर्ग पहुंच गए थे। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जब वास्को डिगामा कालीकट के बाजार में पहुंचा तो खुले पड़े मसालों के पहाड़ और बेसी कीमत रत्न देखकर उसके होश उड़ गए। राजा जमोरिन अपने भव्य दरबार में सोने और हीरो से लदे सिंहासन पर बैठे थे, जबकि वास्को महीनों से नहाया तक नहीं था। जब वास्को ने पुर्तगाल से लाए गए पीतल के बर्तन और ऊनी टोपियां उपहार में दी तो जमोरिन के दरबारी हंस पड़े, क्योंकि उनके नौकर भी इससे महंगे कपड़े पहनते थे। फिर भी राजा ने भारतीय परंपरा के अनुसार इस विदेशी अतिथि का सम्मान किया और उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डिगामा को समझ में आ गया कि जिस भारत को वह खोजने का घमंड कर रहा था वह तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो जब वास्को डिगामा मसालों से भरे जहाज लेकर पुर्तगाल लौटा तो यात्रा के सारे खर्च काटने के बाद भी उसे 64 गुना भारी मुनाफा हुआ। इस बम्पर मुनाफे की खबर ने पूरे यूरोप में आग लगा दी और रातों रात डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत की तरफ दौड़ पड़े। वास्को डिगामा ने जिस दरवाजे को खोला था वह असल में भारत के लिए आफत और यूरोपीय क्रूरता का खूनी नियंत्रण था। जिन पुर्तगालियों का राजा जमोरिन ने अतिथि मानकर स्वागत किया था, उन्होंने तो तोपे दान दी और शांतिपूर्ण व्यापार को खूनी लूट में बदल दिया। जो भारत सिर्फ संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था, उसे कूटनीति और व्यापार के नाम पर सदियों के लिए उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़ लिया गया। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो करोड़ों साल की भूगर्भीय यात्रा से बना भारत कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं था जिसे कोई भी विदेशी नाविक आकर खोज ले। वास्को डिगामा ने 1498 में केवल एक समुद्री रास्ता खोला था, लेकिन दुनिया ने असली भारत को 15 अगस्त 1947 को पहचाना, जब सदियों के अकल्पनीय शोषण और अंधकार के बाद भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर लाल किले पर अपना तिरंगा शान से लहराया। मसालों की खुशबू से शुरू हुई इस कहानी ने दुनिया को सिखा दिया कि सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी उड़ान को नहीं कैद किया जा सकता है। भारत कोई स्थान मात्र नहीं, यह एक और सनातन विचार है, एक अमर आत्मा जो हमेशा था और अंत काल तक चमकता रहेगा। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।